बीए थर्ड पार्ट ऑनर्स और बीए थर्ड पार्ट ऑनर्स पेपर 6 के छात्राओं के लिए एक उपयोगी प्रश्न है। यूएसएसआर पूर्व सोवियत संघ में यौद्धिक साम्यवाद वार कम्युनिज्म। हम लोग देख चुके हैं कि सीजर क्राइसिस के पश्चात बोल्शेविक क्रांति उत्पन्न हुई 1917 ईस्वी में, और उसके बाद लेनिन तथा सोवियत सरकार ने सोवियत संघ में आर्थिक विकास तथा अराजकता की स्थिति को, गृह युद्ध की स्थिति को दूर करने के लिए राजकीय पूंजीवाद स्टेट कैपिटलिज्म को बहुत हद तक प्रश्रय दिया गया। अर्थात सरकार का नियंत्रण उद्योग कृषि में रहेगा, परंतु कुछ पूंजीवादी शक्तियों को बढ़ावा दिया जाएगा, उदारवादी नीति अपनाई जाएगी, निजी उद्यमियों को कुछ उद्योग स्थापना के लिए, मुनाफा प्राप्त करने के लिए महत्व प्रदान किया जाएगा। परंतु स्टेट कैपिटलिज्म के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मुनाफाखोरी की समस्या जैसे बढ़ गई, कृषि श्रमिकों की उत्पादकता में भारी कमी होने लगी और चारों तरफ असंतोष उत्पन्न होने लगा। सामाजिक असमानता, कृषक तथा मजदूरों के बीच में असंतोष की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगी और मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, ये सब की समस्या राजकीय पूंजीवाद के फलस्वरूप उत्पन्न होने लगी। तो उद्देश्य था कि सर्वहारा वर्ग का विकास किया जाएगा, देश का विकास किया जाएगा, परंतु राजकीय पूंजीवाद के फलस्वरूप मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति के कारण, होर्डिंग की प्रवृत्ति के कारण क्या हुआ कि किसानों में बहुत अधिक असंतोष उत्पन्न होने लगा। सर्वहारा वर्ग, जो निचला समाज के निचले तबके के लोग हैं, उनमें भारी असंतोष होने लगा, इसलिए गृह युद्ध की समस्या उत्पन्न होने लगी। तब लेनिन तथा सरकार चलाने वाली समिति ने राजकीय पूंजीवाद का करीब 8 महीने के पश्चात परित्याग कर दिया और जून 1918 से लेकर के मार्च 1921 तक राष्ट्रीयकरण की नीति, सरकारीकरण की नीति अपनाई गई। अर्थात कृषि क्षेत्र में भूमि पर अधिकार सरकार का रहेगा, उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। करीब हजारों हजार निजी कंपनियों का लेनिन के द्वारा राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति उद्योग धंधों के अंतर्गत अपनाई गई और इस प्रकार निजी स्वामित्व, निजी अधिकार, ये सब की प्रवृत्ति जो है, मुनाफाखोरी की जो प्रवृत्ति है, निजी स्वामित्व की जो प्रवृत्ति है, उसका परित्याग कर दिया गया। उस पर सरकार ने आधिपत्य अपना ली गया। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के सभी आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों पर सरकार का एकाधिकार स्थापित हो गया। इस प्रकार से कायम अर्थव्यवस्था की स्थिति को ही वार कम्युनिज्म, यौद्धिक साम्यवाद की स्थिति को कहा जाता है। यौद्धिक साम्यवाद की स्थिति का प्रमुख उद्देश्य था कि समाज में शांति स्थापित करना, सामाजिक समानता की स्थिति स्थापित करना, राजकीय पूंजीवाद के दोष, मुद्रास्फीति, कालाबाजारी, ये सब के दोषों को दूर करना, मुद्रास्फीति की समस्या को दूर करने के लिए मुद्रा के रूप में मजदूरी न दे करके वस्तुओं के रूप में, खाद्यान्नों के रूप में मजदूरी देने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई, जिससे कि मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यौद्धिक साम्यवाद सोवियत संघ में समाजवाद लाने के पूर्व एक प्रमुख युगांतकारी क्रांतिकारी घटना के रूप में आकलन किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत
कृषि के अंतर्गत सर्वहारा वर्ग का हुआ कि भूमि पर अधिकार सरकार का रहेगा, परंतु इसका जोत जो है सो किसान लोग करेंगे और उसकी उत्पादकता में वृद्धि जैसे यहाँ सरकार जैसे करेगी। और इस प्रकार से जो उत्पादन होगा उनके उत्पादकता के अनुसार, उनके जैसे कार्य के अनुसार जैसे बंटवारा जैसे कर दिया जाएगा, जिससे कि काला बाजारी की समस्या या मुद्रास्फीति की समस्या को दूर किया जा सके। इसी प्रकार से उद्योगों के अंतर्गत सरकार ने बड़े बड़े सरकारी कंपनियों को राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण के अंतर्गत सरकार का आधिपत्य मैनेजमेंट पर हो गया, उसके उत्पादन पर हो गया, और इस प्रकार से जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रवृत्तियां होती हैं, उन प्रवृत्तियों को, मुनाफा की प्रवृत्तियों को दूर करने का प्रयास किया गया और ऐसी वस्तु उत्पादन लागत में कमी करके उत्पादन बढ़ाने की प्रवृत्ति जैसे यहाँ अपनाई गई। श्रमिकों की उत्पादन क्षमता में, उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए करीब कठोर दंडात्मक नीति भी अपनाई गई, अर्थात 8 घंटा काम करना है, उत्पादन का लक्ष्य टारगेट निर्धारित किया गया और इस लक्ष्य की पूर्ति न होने पर मजदूरी में कटौती की जाएगी। ये सब जैसे यहाँ दंडात्मक नीति के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार से व्यापार के अंतर्गत स्वतंत्र व्यापार या उदारवादी नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने किस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, किस वस्तु का कितना उत्पादन होगा, किस वस्तु का विक्रय कहाँ होगा, कौन से बाजार में होगा, उसका निर्यात कितना होगा, इन सारी वस्तुओं का निर्णय, इन सारी संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ही सिर्फ उत्तरदायी थी। इसके अंतर्गत कोई भी जैसे कंपनियां या कोई भी व्यक्ति या उद्यमी जिम्मेवार नहीं था। संपूर्ण दायित्व जैसे सरकार का था और इसमें सरकार द्वारा लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित किए जाते थे और दंडात्मक नीति के द्वारा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था, जिससे कि अर्थव्यवस्था का विकास हो और सर्वहारा वर्ग अर्थात समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको जैसे आर्थिक उन्नति हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यौधिक साम्यवाद बोल्शेविक दल के मूलभूत उद्देश्य सभी के लिए रोटी, किसानों के लिए शांति एवं भूमि तथा सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र था। यौधिक साम्यवाद की नीति के विरुद्ध परंतु यह देखा जाता है कि दंडात्मक नीति, यौधिक साम्यवाद के अंतर्गत दंडात्मक नीति जो अपनाई गई उससे किसानों में तथा छोटे छोटे उद्यमियों में, व्यापारियों में असंतोष की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगी। सभी जगह जैसे लोग जैसे सरकार के विरुद्ध सोचने लगे, किसान लोग तथा उद्योग के जैसे मजदूर लोग आपस में एकत्रित होने लगे और यौधिक साम्यवाद के विरुद्ध आवाज़ उठनी प्रारंभ हो गई। इससे लेनिन को बहुत चिंता हुई। लेनिन एक बहुत बड़े समाज सुधारक, विद्वान तथा प्रशासकीय क्षमता वाले व्यक्तित्व के असाधारण प्रतिभा के मालिक थे। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लेनिन का अभूतपूर्व योगदान है। उन्होंने आर्थिक सामाजिक समस्या को दूर करने का बहुत भारी प्रयास किया और इस प्रकार से यौधिक साम्यवाद की बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार ने पुनः नवीन आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नेप जिसको जैसे कहते हैं, को जैसे लागू किया। इस प्रकार से लेनिन के द्वारा समय समय पर राजकीय पूंजीवाद का परित्याग, यौधिक साम्यवाद की स्थापना और पुनः यौधिक साम्यवाद की बुराइयों को दूर करने के लिए नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई। इस प्रकार से जैसे हम देखते हैं कि यौधिक साम्यवाद की जो नीति है वह जून 1918 से लेकर के मार्च 1921 तक कायम रही और यौधिक साम्यवाद के फलस्वरूप
गृह युद्ध की जो समस्या उत्पन्न होने लगी, समाज में अशांति उत्पन्न होने लगी, असंतोष उत्पन्न, उसको दूर करने के लिए लेनिन सरकार द्वारा नवीन आर्थिक नीति की पद्धति अपनाई गई, जिसमें कि निजी स्वामित्व तथा उदारवादी प्रवृत्तियों को स्थान दिया गया।